अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है महंगाई के दौर में मरना कितना महंगा बनाम सरकार। पढ़ किताबां रट्टे ला लै, डिग्री तमगे गल विच पा लै, हुण दुनिया विच हसता जावें, बेमकसदी नसता जावें, थां थां कारोबार सजा लै, दौलत दे अंबार लगा लै, दौड़ तेरी पर रुकनी नहीं, हवस कदी भी मुकनी नहीं, जीन दा मकसद भुल जावेगा, दौड़ दौड़ के रुल जावेगा, खुशियां वंडते खुशियां पालै, मानी रब नू यार बना लै, हर लम्हा तू हस के जी लै, प्यार दी गड़वी फड़ के पी लै, अपने अज तू हो जा राजी, इस जीवन दी जित लै बाजी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब मेरे बंदों पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी आज के दौर में मरना कितना महंगा है ये तो हम आपको बताएंगे। उसके साथ एक बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि कब्र मिलना कितना मुश्किल है लाहौर शहर के अंदर। और लाहौर शहर के अंदर अगर आपको कोई प्यारा फौत हो जाए तो सबसे पहले जो परेशानी आती है वो ये आती है कि कब्र कहाँ ढूंढें। आज के प्रोग्राम में आपको यही बताएंगे कि लाहौर शहर में जितनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, उनके अंदर कब्रों का, कब्रिस्तान का क्या हिसाब है, वो कैसे लोगों को वहाँ दफनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो एक घर को एक कब्र देती हैं, यानी कि उस घर की जितनी फैमिली है वो तमाम की तमाम में से सिर्फ एक बंदे को आप उस सोसाइटी में दफना सकते हैं। उसके अलावा आपके बाकी प्यारों के लिए वहाँ जगह नहीं है। मरना बरहक है, हम सब ने मरना है, लेकिन हम भूल गए हैं कि इस मरने के बाद हमारा हिसाब भी होना है और अल्लाह ताला ने हमसे पूछना है कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो। तो लोगों के लिए ज़मीन तंग ना करें, आपसे गुजारिश है। और आपको दिखाते हैं कि ये तंग करने वाले कौन लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर वो ये देख रहे हैं तो शायद थोड़ा एहसास पैदा हो जाए कि यार ये दुनिया जो सी है ना, ये मुस्तकिल नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ देर रुकना है, उसके बाद चले जाना है। यही आखिरी ठिकाना है और यहीं पे आराम करना है, अगर आराम करने वाले काम करके आए यहाँ पर तो। जीन दा मकसद भूल जावेगा, दौड़ दौड़ के रुल जावेगा। नाज़िम, बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडमिन ऑफिसर हैं मियानी साहब के। बशीर साहब, मैंने आपसे सवाल पूछना है कि अगर एक आम आदमी, उसका कोई प्यारा फौत हो जाए और वो मियानी साहब लाए दफनाने के लिए, तो प्रोसीजर क्या होता है? हम उससे डिमांड करते हैं कि या तो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट ले आएँ और उसका जो शनाख्ती कार्ड है मुतफी का जो फौत हुआ है उसका शनाख्ती कार्ड हम ले लेते हैं। ठीक है। और हमारी फ़ीस है 1000 रुपये जो मियानी साहब कब्रिस्तान ने रखी हुई, हमारी 1000 है। और जो उजरत बीमा मटीरियल है वो 10,500 रुपया पर्ची के साथ वो बनते हैं। अच्छा, पर्ची के साथ बनती है, यानी कि अगर आपका कोई प्यारा फौत हुआ है तो आपको 10,000 11,000 रुपया चाहिए ही चाहिए। 10,500 रुपया, यानी कि 1,000 रुपया पर्ची वाला डाल के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोर्ड पे कोई कीमतें लिखी हुई हैं, वो कौन सी कीमतें हैं? बोर्ड पे जो हमने कीमतें लिखी हुई है ना, ये देखें, ये 10,500 रुपया है, ये देखें। ठीक है, ये 10,500 का। ठीक है। 1,000 रुपये ये एम्बुलेंस का है, जो किसी को एम्बुलेंस चाहिए हो, हमारे पास एम्बुलेंस भी है सिर्फ मियानी साहब के लिए। ठीक है, 10,500 रुपया। जी, उसका ये है कि खबर, इसका आपको खबर मिल जाएगी। जी जी। बोरगन भी बीच में होगा दफनाने का। देखो 350 ईंट होगी, स्लैबें होंगी, मिस्त्री आएगा उसको बकायदा बनाएगा, प्लस्तर करेगा और मुकम्मल दफन करने तक 10,500। जगह कितनी है मियानी साहब के अंदर इस वक्त? जगह देखिए, हमने लिटिगेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 50 कनाल जगह हमने ले ली थी। जी, ठीक है। इसमें कोई 8,000 हमने कब्रें उसमें निकाल दी हैं। ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर इसका स्टे आ गया हाथों का, 2-4 हाथों का। वो हमारा फुल बेंच पे हाई कोर्ट में केस हमारा जेर समात है। अगर अहाते नहीं मिलते तो आपके पास जगह नहीं है? तो इस वक्त हमारे पास मियानी साहब में जगह काफ़ी कंजेस्टेड हो गई है। अच्छा। तो अब ये है कि हर बंदा कहता है कि हमारे प्यारे की कब्र है, उसके साथ ही हमने दफन करना है। हाँ। तो हम कोशिश कर देखते हैं कि यहाँ पे जगह है, फुट जगह, 1.5 फुट जगह है, यानी कि बिल्कुल साथ करके कब्रें बनी हैं। साथ करके कब्रें बनी है। अच्छा, क्या आपके पास कोई दफनाने आए उसका लाहौर का होना लाजमी है? नहीं नहीं नहीं, मियानी साहब में लाहौर का होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कहीं से भी आ जाओ, आम बंदों का है, कहीं से भी आ जाओ, कहीं से भी आ जाए। यहाँ पर दफनाना बड़ा मुश्किल हुआ है, वो क्या वजह है कि जगह नहीं मिलती इसलिए आप लोगों को वापस भेज देते हैं? नहीं, अभी तक देखिए मैं 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक है। हमने पूरे लाहौर की आबादी करोड़ से ऊपर चली गई है। हाँ, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी मरदमशुमारी के मुताबिक। हाँ जी, ये चली गई है। और पूरा लाहौर शहर जितना भी अंदरून शहर है सारा यहीं पर आता है। अब मैं अगर आराम इन नटशेल कहूँ कि एक तो जगह नहीं है हमारे पास मियानी साहब में, नहीं है ना? हाँ, थोड़ी कम हो गई है, काफ़ी जगह कम हो गई है। यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया कि किसी को दफनाया जाए। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर
जहाँ कब्रिस्तान कम होते हैं उनकी लोग भी यहीं पे आते हैं। हाँ, जिनके देखे हाथे भरे में जिनकी कब्रें हैं, जैसे मुख्तलिफ फैमिलीज की हैं, कोई बुखारी आते जो से वो तो अदालत ने खत्म भी किए थे, चले वो दोबारा शक्ल तो खत्म हो गई है और कब्रें तो एग्जिस्ट कर रही है ना वहाँ पर। वो कहते हैं हमने अपने प्यारों के साथ दफन करना है, चाहे वो DHA में चला गया है, चाहे वो कैलरी ग्राउंड में चला गया, यहाँ दफन हो रहे हैं। 10,500 रुपया रेट है नाज़रीन सिर्फ कब्र का, इसके अंदर बाकी तमाम लवाजमात इन्वॉल्व नहीं है। आगे आपको बताते हैं कि हमें और जो सामान चाहिए होता है वो कितने में पड़ता है। बशीर साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अजू है कफन किन्ने दा आंदा है? एक कफन मुख्तलिफ रेट होंगे। किन्ने दा सब तो सस्ता किन्ने दा? सब तो सस्ता 1200 ਦਾ। 1200 रुपए ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ 2000 ਰੁਪਏ। 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਚਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਅਤਰ ਗੇਰੀ ਸੰਦਲਪੂਰਾ ਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ 1600 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1500 ਦਾ, 2000 ਦਾ, मतलब जो जिस हिसाब का लेगा। माड़ा बंदा आ जाए तो रियायत भी कर देंगे? कितनी कर देंगे हो? 100-200 जो गुंजाइश वही करनी होगी। महंगा काम होया कि नहीं होया या उसी तरह ही चल रहा है? कफन महंगा होया? हाँ, कफन तो महंगा होया। पहले कितने का सी? पहले 1000 का, फिर 1200 का भी हो गया, 1400 का हो गया, मसाल के हिसाब से महंगा हो गया। हाँ जी, वो इसी तरह उस हिसाब में महंगा हो गया। अब अगर आप कफन के लिए आए तो कफन के आपको तकरीबन भी 2000 रुपया, 1500, 1800 इस हिसाब से आपको पैसे पड़ जाते हैं। यानी कि 2000 रुपया आप रखें कि आपने कफन की सामान के जो है ना वो लेना है, वो यहाँ से आपको इतने का मिलेगा। बाहर रेट मुख्तलिफ है और लोगों से बात पूछता हूँ, मैं दुकानदारों से आपको पूछ के बताता हूँ कि कितने का रेट बनता है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या लेने आए हुए हैं? कफन लेने हैं बच्चे। कौन फोत हो गया? भतीजा था वो। कितने पैसे पड़े आपको? 500 रुपए का कफन मिला हमें। ठीक है, छोटा है बच्चा है? बच्चे का। ठीक है। और गुसल का सामान अलहदा लिया। ठीक है। उसके 450 रुपया उसका। ठीक है। और टोटल कितने का बन गया? टोटल बन गया 950 का। 950 का जी। इनका छोटा भतीजा फौत हुआ है और उसका कफन जो है वो छोटे साइज का है, 550 रुपया उसका रेट बना। तो कितने का कफन महंगा होया जी कपड़े दे नाल? फर्क पैंदा, लेकिन इत्थे कोई नहीं खर्चदा, इत्थे आके रोने ही रोंदे ने। मर गया गरीब आदमी, अंदर 10,000 500 दे आणगे कबर दा। ताड़ा रेट की है एक पूरे पैकेट दा? 1200 ਦਾ, 1600 ਦਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਠਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਠਾ ਹੀ ਲੱਠਾ ਹੈਗਾ ਕਫਨ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। प्रॉब्लम जो सी है वो उसी तरह ही है। 2000 रुपया ये हो गया, 2000 रुपया और 10,500 रुपये, यानी कि 12,500 रुपये में आपको मियानी साहब में कब्र मिलेगी। अब ये जो कब्र है ये मिलेगी नहीं, क्योंकि अंदर जो जगह है वो आपकी वाकफियत पे सिफारिश पे ही आपको मिल सकती है, आपके साथ ये जा सकते हैं। वरना आपको ये गेट पे ही कह देंगे कि भाई हमारे पास जगह नहीं, आप कहीं और दफना दें। और लाहौर शहर के रहने वाले जो मुझे देख सुन रहे हैं उनको पता है कि लाहौर शहर में कब्र ढूंढना अब कितना मुश्किल होता जा रहा है। और लाहौर शहर की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, कब्रिस्तान पे उस तरह काम नहीं हो रहा। एक अथॉरिटी बनाई गई जिसे शहर खामोशा का नाम दिया गया। मुझे कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि यार वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। उसके बारे में थोड़ी सी बात हमने की। उस वक़्त के जो उसके DG थे सलमान सूफ़ी साहब, उन्होंने बताया जी कि हम इसको टोटल फ्री होगी, ये इसके अंदर आपको कोई पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। गाड़ियाँ लेके जाएंगी, वो वहाँ से आपका प्यारा उठाएंगी और लाके अपने कब्रिस्तान में दफना देगी। कब्रिस्तान बहुत अच्छा था, उसकी भी हालत देखें उस वक़्त क्या थी और उसके बाद भी देखें कि वहाँ पर जब हम गए और जब वज़ीर आला पंजाब ने अपनी कारकर्दगी पेश की तो उन्होंने वो अथॉरिटी ही बिल्कुल ख़त्म कर दी। जहाँ इतना पैसा लगा हुआ था, जहाँ गरीब का मुर्दा जो उनसे बगैर किसी कॉस्ट के दफन होना था, जहाँ लोगों ने डोनेट किया हुआ था कि हम कफन भी हमसे ले लें, नहलाई भी हमसे ले लें, सारा कुछ हम करेंगे, उसका क्या हाल किया इन्होंने और अब आगे क्या कर रहे हैं। देखें ज़रा जाके कि क्या हुआ उसके साथ। ये है किताब और हकीकत में वाज़िया फ़र्क बनाम सरकार। पिछले हफ्ते में 2 साला कारकर्दगी सरदार उस्मान खान बुज़दार की उन्होंने प्रेजेंट की 90 शाहरा पे, तो उन्होंने ये किताबें जो सी हैं वहाँ बांटी थी। ये बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, बड़ी लेमिनेटेड किताबें हैं। तो इन किताबों को पढ़ते पढ़ते इनके पहले ही सफ़े में
यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके बारे में, शहर खामोशा के बारे में, कि गवर्नमेंट ने ये इस्टेब्लिश किया है कि इसका नून गुन्ना जो उनसे है वो बेचारा कहीं चला गया है, उतर गया है। लेकिन जब ये बनी थी तो इसके इर्द गिर्द लाइटें भी थीं और बड़ा खूबसूरत करके इसको बनाया गया था। शहर के 2 नुक्ते रह गए हैं और अंदर जो हालत है वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। गेट है, ये बड़ा खूबसूरत गेट था। जब शुरू होती है तो वो नई नवेली दुल्हन की तरह होती है, अब तो ऐसे जैसे बेवा हो गई है। जहाँ सलमान सूफी साहब इसको हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो एक और अजीब सी सूरत हाल है, उन्होंने रेट लिस्ट लिख के लगा दी है। गड्डी की दी है ये यहाँ पर डीजी खिलाड़ के चले गए हैं। डीजी कितों की खिलाड़ी है? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले सेक्रेटरीज जिनसे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी, उनके लिए लग्जरी गाड़ियों की डिमांड की गई थी। लग्जरी गाड़ियां कुछ अरसे के बाद ना ये हाल करते हैं ये लोग, ये देख लें। और ये कार थी, इस पे मैंने सफ़र भी किया था सलमान सूफी साहब के साथ, आपको उसमें भी कोई विजुअल्स हम दिखा सकें। ये कार आज इसी तरह खड़ी हुई है बेचारी, जो सी है ना जंग आलूद हो गई है जगह जगह से, रास्ता ही बंद हो गया। शहर खामोशा 2 साल कारकर्दगी में, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा चलते चलते। ये कौम के पैसे, हाँ, 2 साल में मैंने बचाने थे, मैं नहीं बचा सका, मेरी नाअहली है मेरी। ऊपर पढ़ेंगे क्या लिखा, स्टोर, ये देखें आप, वो नहीं होती दीमक, वो सारी लग गई हुई है। मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। उई, वो देखें कौन है, इधर वो देखें कौन है। जर्मनी से सर्द खाने के तौर के लिए मंगवाया गया था और ये इसकी सूरत हाल है। अब यहाँ पर अगर आप मुझे कहेंगे खड़ा होके तारीफ कर बुज़दार साहब दी, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। वाह 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 वाह। जो ना मना किया गया था ना, सियासत इस तरह की चीज़ों पे नहीं होनी, जो इन्होंने मना किया था हमारे कप्तान ने कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो उन्हीं के विजन के बरक्स चीज़ें हुई हैं। पढ़ किताबां रट्टे ला लै, डिग्री तमगे गल विच पा लै, हुण दुनिया विच हसता जावें, बेमकसदी नसता जावें, जीन दा मकसद भुल जावेगा, दौड़ दौड़ के रुल जावेगा, खुशियां वंडते खुशियां पा लै, मानी रब नू यार बना लै, अपने अज तू हो जा राजी, इस जीवन दी जित लै बाजी। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज अली अकबर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप ही का किया हुआ एक केस, आपने जो कमेटी बनाई थी करीम पल ब्लॉक में जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी जो कब्रिस्तान का 13 कनाल अराजी थी जिस पे एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी अब तहलील कर दी गई है, क्या कहेंगे सर, वो कर सकते हैं ऐसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जी सर, हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है तो वो हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर उस कमेटी को तहलील नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, उसके लिए इजाज़त लाज़मी चाहिए। उसकी पहले इजाज़त ले लें, उसके बाद वो तहलील कर लें, उसके अंदर कोई तरमीम कर लें, कोई मेंबर नया डाल लें, कोई मेंबर निकाल लें, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, क्योंकि वो कमेटी हाई कोर्ट ने बनाई थी। एक बात तो ये। दूसरा मैं आपको बताऊं कि कितना उस वक्त ये काम हुआ था। एक वहाँ है निश्तर ब्लॉक में कब्रिस्तान था, जी सर, वहाँ दोनों जोन लगते हैं, जी दोनों लगते हैं। वो 13 कनाल जगह वहाँ लोगों ने कब्जा किया हुआ था। ठीक है सर। 3-3 मंजिला मकान बनाए हुए थे और पिछले 30 साल से, जी सर, पिछले 30 साल से जी सर, ये कब्जा किया हुआ था उन्होंने, और किसी LDA ने, किसी महकमे ने भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। तो अदालत ने खुसूसी इस पे, अदालत ने जाके उसको मुकर्रर किया, SP को मुकर्रर किया, LDA के आदमी को, और उनसे जाके वो कब्जा लिया। जी सर। और उसके बाद पहली दफ़ा उसकी 4 दीवारी कराई। ठीक है सर। फिर उसके बाद पता लगा कि क्रीम ब्लॉक के अंदर भी 8-9 केनाल के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है सर। लोगों ने, जी सर, एक मज़ार बना हुआ था, कोई कमरे बनाए हुए थे। जी सर। तो वो जाके फिर उनको भी गिराया। ठीक है। उनको गिरा के तो 9 कनाल जगह वहाँ रिकवर की। और वहाँ पर जो आपने कमेटी में बंदे डाले थे वो सारे मकामी थे, रिहायशी जी, वहाँ के लोग थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी। नो, वो उसी ब्लॉक के थे, क्रीम ब्लॉक के लोग थे। मुझे अभी तक याद है कि वहाँ का कोई नाज़म भी था उसके अंदर। अजमत चौधरी साहब थे। जी, बिल्कुल यही नाम जी, था, चेयरमैन थे। जी, वो नाज़म उसको बनाया था और कमेटी बनाई थी। उन कमेटी के बगैर वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। ठीक है। अब अगर वो कर रहे हैं तो वो अदालत के हुक्म की अदूली कर रहे हैं। हर लम्हा तू हंस के जी लै, प्यार दी गड़वी फड़ के पी लै, अपने अज तू हो जा राजी, इस जीवन दी जित लै बाजी।
इस वक्त मैं इकबाल टाउन कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये कब्रिस्तान कमेटी है, उसका दफ्तर है। यहाँ एक चीज़ बड़ी अजीबो गरीब है, इसके बिल्कुल ऊपर देखें, वाह वाह वाह, जो ना मना किया गया था ना सियासत इस तरह की चीज़ों पे नहीं होनी, जो इन्होंने मना किया था हमारे कप्तान ने कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो उन्हीं के विजन के बरक्स चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर मैं इसलिए मौजूद हूँ कि इसकी एक कमेटी बनाई गई थी, जैसे अली अकबर कुरैशी साहब ने बनाई थी, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन वागुजार कराई थी जो कब्ज़ा माफिया के पास थी। इस्लाम इकबाल टाउन की ज़मीन वागुजार कराने के बाद वहाँ इलाका मकीनों के ऊपर एक कमेटी बना दी गई। जो वहाँ उस वक्त के चेयरमैन थे अजमत चौधरी साहब, उनकी सरबराही में वो कमेटी मकामी लोगों के साथ मौजूद थी। अब उस कमेटी के जो मेंबरान हैं वो बदले जा चुके हैं, उनके बड़ी सारी चीज़ें हैं। आबिद राही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहले कमेटी के मेंबर थे, अब इन्हें कमेटी से निकाल दिया गया और सुहेल भट्ट साहब को भी निकाल दिया गया। जी, सुहेल भट्ट साहब को भी निकाल दिया। राना अख्तर साहब यानी कि जो वो हैं रहीम स्टोर वाले, वो आपको नून लीग की वजह से निकाला, नून लीग की वजह से, ठीक है। और ये पीटीआई के लोग हैं, अब पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने सियासत का अंदाज़ा अब यहीं से लगा दें। मियां महमूद रशीद हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, गवर्नर पंजाब हैं, शफकत महमूद हैं और कब्रिस्तान है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। आप ही साहब हमारे साथ अंदर आए। मैं आपको कब्रिस्तान में होने वाली सियासत दिखाने आया हूँ कि सियासत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, कब्रिस्तान के अंदर तक वो मौजूद है। अच्छा जी, आप बताएं, यहाँ बैठते हैं हम। आए नाज़रीन, ये पकड़ें, अब हमें बताते जाएं। ये कागज़ जो से मैं आपकी स्क्रीन पे चलाता जा रहा हूँ, बताते जाएं मुझे क्या क्या है इसमें। ये था जी कि ये अभी मौजूदा कमेटी है जी, ठीक है, जिसमें ये तमाम लोग पीटीआई के हैं। सिर्फ एक बंदा है जो खाड़क का वाइस चेयरमैन था, ये वहाँ पे मोहम्मद अरशद अवान। वो रखना मजबूरी है क्योंकि खाड़क एक मौलिक आबादी है जिसका ये आबाई कब्रिस्तान था, इसलिए उनकी नुमाइंदगी के लिए ये रखा गया है। ये क्या है? ये वो नोटिफिकेशन है जिसके तहत अब ये नई कमेटी इन्होंने बनवाई है। ये नोटिफिकेशन निकला है एमसीएल से। जी, एमसीएल कैसे अदालत के नोटिफिकेशन के ऊपर ये नोटिफिकेशन कर सकता है? यही हमें समझ नहीं आया ना। अच्छा। और ये हमसे छुपाया गया है। इसमें अदालत का तो कहीं पे जिक्र नहीं है। अदालत का कोई जिक्र नहीं। तो इसमें तो केस बनता है, आप इसमें एमसीएल पे केस करें। मैं वही आपको मजे की बात बताता हूँ, ये हमसे ये भी छुपाया गया और ये जो कमेटी बनी आज तक उसका नोटिफिकेशन बाहर ही नहीं आया, किसी ने अभी तक देखा नहीं है। इस पे तो केस होता है, ठीक है ना। अदालत का फैसला कहाँ है जिसपे पहली कमेटी बनी थी? जी, ये बनी थी कमेटी, अदालत के कहने पे बनी थी। जी, ये अदालत के कहने पे बनी थी। ठीक है, अदालत के कहने पे बनी हुई कमेटी जो सी है उसको चेंज करने के लिए, उसको तहलील करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको अदालत में उसकी एप्लीकेशन देना जरूरी होती है और अदालत की अप्रूवल से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो मज़े की बात है ना जी, जो इस कमेटी को इन लोगों ने जो इस तरह बड़ा खुफिया अंदाज से चेंज किया, उसकी वजह चंद मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। बताएं जी। ये अजमत साहब के आने से पहले की जो कमेटी थी, ये उसका रिकॉर्ड है। ये पर ईयर जो जितनी कब्रें निकली हैं ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक रजिस्टर मौजूद है जिसमें कब्रों का फाइनल इंदराज होता है, यानी कि 2002 से जी 2003 तक, ये 15/5/2017 तक कुल कब्र 13,581 कब्रें। इस कब्रिस्तान में 13,581 कब्रें निकली इस दौरान। ठीक है। तो इसका हमने जब ये सारा सॉर्ट आउट किया ना कि जनाब ये कितने पैसे बनते हैं और क्या कलेक्शन बनती है, तो ये हमने अपनी ही जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो एक्सपेक्टेड था 3,73,21,400 रुपया ठीक है वसूल हुआ। और जो अखराजात हमने निकाले, और ये हमने काफ़ी मैक्सिमम निकाले हैं, इसमें डोनेशन शामिल नहीं है, पक्की कब्रों के पैसे शामिल नहीं है जो वो लेते रहे हैं। ये वो उनके अलावा जो ख़र्चा निकलता है वो 1,16,48,888 रुपया निकलता है। तो बाकाया बचता है 2,56,00,000 रुपया जिसका हिसाब नहीं है। 2.5 करोड़ रुपया, यानी कि नाज़रीन जिनसे है वो यहाँ पर उसका हिसाब नहीं, 2.5 करोड़ का हिसाब नहीं। ठीक है सर। ये 14 नकाती मैंने ना एक सवालनामा पेश किया कमेटी में, तमाम लोगों ने इसको रिकमेंड किया। ये हमारे सवाल थे, आगे ये अजमत साहब के जवाब है। ठीक है, ये अदालत में जमा कराए उन्होंने या आपको भेजे? यहाँ पे कमेटी में हमने ना इन चीज़ों को पुटअप किया ताकि इसका सिस्टम को बन जाए, क्योंकि इसका कोई आइन नहीं था। हमने कहा कोई आइन बन जाए ताकि यहाँ के आने वाले वक्तों में करप्शन ना हो, जो पीछे हमें नजर आए। जवाब से मुतमईन नहीं आप? जवाब से तो हम मुतमईन हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आप ये देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 में 3 महीनों में 161 ट्राली मट्टी डाली गई है यहाँ इस कब्रिस्तान में। अच्छा, तो अब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? उसके अलावा यहाँ पे वो 7 वाला पर ट्राली की कीमत क्या है? पर ट्राली की कीमत इन्होंने 7,000, वो भी आज तक इन्होंने हमें नहीं बताई। था कारोबार सजा ले, दौलत दे अंबार लगा ले, हवस कदी भी मुकनी नहीं।
ईरानी चौधरी अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये चेयरमैन भी रह चुके हैं अपनी यूसी के, और ये कब्रिस्तान की कमेटी है इसके अभी सदर, मौजूदा सदर भी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं चौधरी साहब? चौधरी साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कमेटी के मेंबरान चेंज कैसे हो गए, और ये कमेटी जो सी अब सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भर गई है? बट सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोकल बॉडी के हवाले से, चाहे कब्रिस्तान का मसला है, चाहे यूनियन कौंसिल का मसला है, आपने हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, और सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, बहुत से मसले में आपने रहनुमाई भी की। थैंक यू। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक बात आपने ये कमेटी की, ये असल में 2019 का एक्ट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। उस एक्ट के तहत जो कमिश्नर साहब हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे लोकल बॉडी का, तो वो मेयर होंगे वहाँ के, मतलब इस जगह पे कमिश्नर साहब की जगह पे जी। उन्होंने उस जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने इस 2019 के एक्ट दफ़ा 21 के जी सेक्शन 21 के तहत जो है वो उन्होंने ये कमेटी कंस्टिट्यूट की है। आपकी मर्जी से नहीं होता? नहीं, मेरी मर्जी से नहीं हुआ। ये कमिश्नर साहब ने डीएमओ को ऑथराइज किया, उसने ये कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी। ये बंदे कहाँ से तलाश कर लिए? ये बंदे देखें, मेरी बात सुने, ये डिफरेंट कमेटीज में काम करते रहे हैं, ये सोशल वर्कर है। क्या अदालत ने ये कमेटी जो सी तश्कील दी थी हाई कोर्ट के हुक्म पे हुई थी? क्योंकि जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये मेरे हुक्म से तश्कील दी गई थी, इसको तहलील या इसमें चेंजिंग्स बगैर अदालत की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, ये जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने कहा। मैं सबसे पहले जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे। उन्होंने ये जो काम किया है, उन्होंने अपनी आखिरत भी संवारी, उन्होंने दुनिया भी संवारी। मगर ये जो बात वो कर रहे हैं, वो यूनियन कौंसिल 112 के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हुआ था यहाँ पे, जब उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने कोई कमेटी बनाई हुई है, अच्छा। तो मैंने कहा था हाँ, क्योंकि वहाँ पे दीवार का मसला था। मुझे उन्होंने कहा ये दीवार मुझे 1 महीने में चाहिए। मैं कहा जनाब 1 महीने में बन जाएगी। ठीक है। उसने कहा जी ये आपका क्या सेटअप है? मैंने कहा हमने कमेटी बनाई हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसे दीवार को तमीर करके 1 महीने के बाद मुझे रिपोर्ट करें। तो मैंने उन्हें रिपोर्ट किया, और उन्होंने ये कहा था कि जितनी देर तक आप यहाँ पे चेयरमैन है, आपने इसको लुक आफ्टर करना है। वो उसके अलावा कमेटी के बारे में उनका कहीं कोई ऑर्डर नहीं है। अभी आप चेयरमैन नहीं है, तो फिर अभी आप सदर कैसे बन गए दोबारा? ये अब तो ये पॉलिटिकली हुई नहीं है। अब किस तरह हुई है? आपको अभी सदर भी एमसीएल वाले ने बना दिया? अब उसमें बात ये है कि इस एक्ट में ये है कि कोई भी मुअज़्ज़िज़ीन में से इस कमेटी में एज ए मेंबर या सदर आ सकता है। एक और बात, मैं इसके अंदर जो सवाल उन्होंने उठाया, जी। उन्होंने ये उठाया कि आप एक कबर की जो लेते हैं, पैसे लेते हैं, वो 4,000 रुपये लेते हैं, 4-4,500 रुपया कच्ची का, पक्की का 7-7,500 रुपये लेते हैं। लोगों ने वहाँ पर कहा जी कि पैसे ज़्यादा भी हो जाते हैं, आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपके पास तो नहीं आते होंगे, नीचे कहीं डिजॉल्व हो जाते होंगे। इसकी तमाम का जो वहाँ पैसा आता है, उसका मॉनिटर कौन करता है, उसको देखता कौन है, ट्रांसपेरेंसी कौन इंश्योर करता है उसकी? पहली बात तो ये है कि 2017 से पहले की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। जी ठीक है। उसमें बहुत कुछ हुआ, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं वो कीचड़ जो है वो संभालूं, और वो मुनासिब नहीं है। चलें ठीक है। अब 2017 के बाद जी ठीक है, हमने जो इसकी ट्रांसपेरेंसी इस तरह बनाई कि इसमें हमारे जो काम करना होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है काम की, उसकी रिक्विजिशन बाकायदा आती है। उसके बाद ये जो पैसा है ये बैंक में जाता है, बाय इसकी स्टेटमेंट हर महीने जो है वो बाकायदा सारे जो एक्सपेंसेस हैं या इनकम है वो सारी उसको मीट करती है। जी ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब से कब्रिस्तान बना है 2017 से लेकर 2020 तक फर्स्ट टाइम हमने मोहसिन मंशा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शादबंद में कंपनी है, जिससे हमने ऑडिट करवाया है, और उस ऑडिट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि एक टेडी पैसे की हेरा फेरी नहीं है। बुनियादी हकूक में आता है कब्रिस्तान की फराहमी, उसके बगैर तो कोई स्कीम ही पास नहीं हो सकती। बुनियादी हकूक में आता है कब्रिस्तान की फराहमी? बिल्कुल फराहमी, उसके बगैर तो कोई स्कीम ही पास नहीं हो सकती। तो सर मैंने अभी कुछ ही अरसा पहले मेरे दोस्त के फादर फौत हो गए, उसने नया प्लॉट लिया, बड़ी मशहूर सोसाइटी है लाहौर की, पैरागॉन के अंदर, और पैरागॉन के अंदर ही उन्होंने कहा कि एक बंदे की, एक घर की एक कब्र, यानी कि एक घर को एक कब्र मिलेगी, बाकी जो घर वाले हैं उनके लिए क्या होगा? तो बाकी उन्हें क़यामत तक जिंदा रहना है।
मैंने आपको एक हाउसिंग सोसाइटी का बताया सर कि वहाँ बड़ा मुश्किल है कब्र मिलना। तो वहाँ पर साहब किसी को चाहिए ना कि वो अदालत में दरवाजा खटखटाए। उन्होंने कहा जी कि एक कब्र कैसे दी, हमारे घर में 10 बंदे रहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक कब्र की बाकी कहाँ ले जाएं हम उनको। LDA का लॉ भी कहता है, तो इसके अलावा कॉरपोरेशन का लॉ भी यही कहता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट है 1976, और वो भी यही कहता है, हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग का भी यही कहता है कि वो स्कीम पास ही नहीं हो सकती जिसमें कब्रिस्तान ना हो। और कब्रिस्तान की कितनी अराजी उसको रखनी चाहिए? टोटल स्कीम का 2%। टोटल स्कीम का 2% कब्रिस्तान के लिए होना चाहिए। और अब उन्होंने कह दिया कि हर ब्लॉक के लिए कब्रिस्तान होना चाहिए। जो लोग मेरे सुन रहे हैं उनको भी बता दें कि वो आपकी जुबान से सुन लें कि उनको जाना चाहिए। देखिए जो ये बुनियादी हकूक में शामिल है कि जहाँ भी होगा वहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान होगा, मुसलमान के कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा। क्रिश्चियन आबादी का अपना कब्रिस्तान होगा, उसको वहाँ दफनाया जाएगा। हिंदू जो हैं उनका जो वो बना होता है शमशान घाट जिसे कहते हैं, शमशान घाट, वो भी उनको देना ज़रूरी है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको वो जगह दे, ताकि वो अपने बंदों को अपने तरीके से वो जलाते हैं, जो भी करते हैं वो अपने तरीके से करें। सिख जैसे हैं उनको भी आपने जगह देनी है। अच्छा सर, एक और सवाल, मियानी कब्रिस्तान है हमारे पास लाहौर शहर में, मियानी साहब का, वहाँ अहाते थे, वो अहाते अब दोबारा अदालत में चला गया, केस स्टे आ गया उसके ऊपर, मियानी साहब में भी जगह कम पड़ती जा रही है। अब ये देखे ना, ये मियानी साहब जो जगह थी जी, ये वाली आप सुन के हैरान होंगे कि ये 4000 कनाल पे मुश्तमिल थी। अल्लाह ने जो इख्तियार दिया था उसके तहत मैंने 300 कनाल जगह रिकवर की थी। सिर्फ 300 कर सके थे आप 4000 में? 300 सिर्फ, जिसमें शादीघर बने हुए थे। जी सर, बने हुए थे, वो देखे लोगों के घर बने हुए थे। 550 आते मैंने गिराए थे। एक शहर खमोशा की अथॉरिटी थी जी, वो अथॉरिटी खत्म कर दी गई। वहाँ पर मुफ्त कफन दफन का इंतजाम मुफ्त था। वहाँ पर आपके मुर्दे को इवन वो पिक करने भी आते थे गाड़ियों पे, वहाँ मट्टी जम गई, ऐसे ही थे। वो खत्म हो गई सर। उसके ऊपर कौन आवाज उठाएगा सर? हम थक गए क्या कह के। अब वो जो अथॉरिटी बनाई थी, इतने पैसे खर्च किए उसके लिए, 90 कनाल इन्होंने जमीन ली थी, 90 कनाल जमीन ली थी, सारा कुछ करेंगे, पता नहीं अथॉरिटी क्यों खत्म कर दी। शहर खमोशा का क्या होगा सर? शहर खमोशा का किसी को चाहिए ना, किसी को चाहिए। आप प्रेस वाले हैं, मैं आपको कहता हूँ, आप प्रेस वाले हैं, आप पिटीशन लेके जाएं। उन्हें कहिए कि शहर खमोशा की अथॉरिटी 90 कनाल जमीन वो कहाँ गई? प्लॉट तो नहीं बन गए वहाँ जाके देखें, वहाँ जाके प्रोग्राम करें। 90 कनाल जगह, 90 कनाल जगह है। जज साहब से बात करने का और आपको बताने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि आपके हकूक़ क्या हैं, और अदालत आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ मौजूद है, उसे खटखटाएं ज़रूर। अभी आपको अजमत साहब से शिकायत क्या है? हमें कोई शिकायत नहीं है जी। हम ये मैं अर्ज़ करता हूँ, हमें उनकी ज़ात का तो कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि इस कब्रिस्तान के जो अमानत है ना यहाँ लोगों की, उसमें ख़यानत ना हो, इसका निज़ाम सही चले। हमने जब हम कमेटी के मेंबर थे, हमने तब भी ये कहा था कि इस कमेटी को ना गैर सियासी बनाया जाए। तो आपको इतराज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोग क्यों निकाल दिए? सर मैं कहता हूँ वो भी ना हो। ये भी इतराज़ है कि जो पैसे यहाँ पर आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं उसका निज़ाम शफाफ हो, और बिल्कुल यही चाहते हैं। ने जो मुझे इनके जवाब दिखाए हैं, वो आप उन जवाबों से मुतमईन हैं? मैं कह रहा हूँ जवाब तो उन्होंने हमें दे दिए, लेकिन हम इन जवाबों पे हमारे क्वेश्चन मार्क हैं। तमाम काम अजमत साहब ने अपनी मर्जी से किए हैं, किसी बंदे को उन्होंने तमाद में नहीं लिया। सिचुएशन जो सी है वो ग्रिम इस तरह है कि कब्रिस्तान एक बुनियादी हक है आपका, यहाँ के रिहायशियों का हक है। तो सोसाइटी वालों को मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, आपके ये देने जी पैसे और मेंटेनेंस कर दें। अब उसके अंदर खुर्द उसके अंदर कमेटी की तश्कील बनावट, उसके अंदर थोड़े से सवालात उठ रहे हैं कि वो क्यों उठ रहे हैं, वो आपको बताते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप बाहर से कोई बंदा आए उसको तो नहीं दफन करते? जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं दफन होने देते जी बाहर वाले किसी बंदे को। किराएदार को दफन करने देते हैं? किराएदार को हम दफन होने देते हैं जो यहाँ पे जो किराएदार रह रहा है, कितने अरसे का किराएदार हो, उसमें लिमिट कोई नहीं है। कोई यहाँ पे रह रहा है मौजूदा, वो यहाँ पे दफन होता है। उन्होंने कहा ये मियां शकील, मीर रमजान, ये चौधरी फहीम, इन्होंने पीटीआई के इलेक्शन भी लड़े हैं लोकल बॉडी के। उसमें यह है कि 17 साल इन लोगों ने जो इस पार्टी में पहले इस कमेटी में रहे, वो चेयरमैन भी रहे, वाइस चेयरमैन भी रहे, सारे ओहदे उनके पास थे। हमने किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी। यानी कि इसका मतलब ये, मैं अगर इस तरह कहूँ कि अगर नून की हुकूमत हो तो सारे नून के लोग होंगे, अगर पीटीआई की हुकूमत हो तो सारे पीटीआई के लोग होंगे। क्योंकि अभी वो कब्रिस्तान के बाहर में तस्वीरें भी देख रहे हो, इमरान खान की, वो उनकी महमूद रशीद साहब की, गवर्नर साहब की, वो कब्रिस्तान के बाहर लगाने से तो देखें बात ये नहीं बनता। नहीं, देखें बात ये है कि ये जो आप तस्वीरें देख के आए हैं, वो अगर किसी पॉलिटिकल बंदे की तस्वीर हो तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल है सब। नहीं, वो
एज ए मिनिस्टर वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। कई दफ़ा उन्होंने वहाँ पे ऑफिस में आके काम किया, शफकत साहब उधर आके लोगों से मिलते हैं और उसके तस्वीरें, क्योंकि आप ही आपकी पार्टी का ये मंशूर है ना कि तस्वीरें नहीं इससे लगानी पहले कब्रिस्तानों पे तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। इससे पहले यहाँ पे नवाशी साहब, शिबाशी साहब, उन सब की तस्वीरें थी। आपने कहा हम भी लगा दें? नहीं, हमने इसलिए नहीं लगाए, हमने तो कहा कि वो मिनिस्टर हैं और यहाँ पे आके ऑफिस में बैठते हैं। अच्छा, एक आपने इन्होंने आपको तकरीबन कोई 14 सवाल दिए थे, उन 14 सवालों के आपने जवाब दिए और उन्होंने के बकौल वो सवालों से तो आपके मुतमईन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बात से मुतमईन नहीं है कि 161 ट्रालियां मट्टी की वो आपने कहाँ डलवा दी? असल में ये पिछले जो अर्सा पहले बारिशों का स्पेल आया था जी, ठीक है। बारिश में जब पानी खड़ा हुआ तो वहाँ पे लोगों के कफन नजर आने शुरू हो गए। उसके बाद ये जो ट्रालियों की बात होती है, ट्रालियाँ ट्राले नहीं हैं, ट्राली उसमें कम से कम नहीं 300-350 कब्र जो इधर मतलब शहीद हुई और 150-200 उधर नश्तर ब्लॉक में शहीद हुई। उसमें जब मिट्टी डाली गई, ये कोई एक दिन में नहीं डाली गई, ये तकरीबन कोई 3 से 4 माह के प्रोसेस में मिट्टी डाली गई। कब्रिस्तान कमेटी का सदर होने से, चेयरमैन होने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा ले सकते हैं आप? ये अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, नाशुक्री नहीं, ये एक थैंकलेस जॉब है। किस तरह कि जितने लोग हैं यहाँ पे हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कि यहाँ पे कब्रिस्तान इलामा इकबाल टाउन से बाहर किसी को दफनाया नहीं जा सकता। जो आपकी कमेटी थी, इसको अदालत ने फॉर्म किया था, तो इसको चेंज करने से पहले क्या सीईओ साहब ने अदालत से रुजू किया, उसको बताया कि मैं चेंज करने लगा? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो कमेटी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जज साहब ने हमारी कमेटी नहीं कंसीडर। अभी आपने मुझे कहा कि ये जज साहब ने एक ऑर्डर ये दिया था कि ये जो ग्रेव यार्ड की है जगह है, उसमें इलामा इकबाल टाउन से बाहर इसलिए नहीं दफनाया जाएगा क्योंकि जोहर टाउन में 24 करोड़ रुपए का प्लॉट इन्होंने सेल किया हुआ था एलडीए ने स्कूल को, तो वो 24 करोड़ रुपए प्लॉट खत्म करके उन्होंने वहाँ पे ग्रेवयार्ड बनाया, शादेवाल लक्कड़ में ग्रेवयार्ड बनाया और पदरों में बनाया, जिसके बाद उन्होंने कहा जी आप इकबाल टाउन के लोग जो हैं वो इकबाल टाउन में करेंगे, उन इलाकों के लोग जो हैं उन इलाकों में करेंगे। ठीक है जोशी साहब, ना ये जो इकबाल टाउन के लोग हैं वो ये बात सुन रहे हैं और ये जो लोग जिन्होंने ये शिकायत की है वो भी ये सुन देख रहे हैं। ये अगर आईनी ये अदालत ने बनाई थी कमेटी और आपको लगता है कि ये अदालत की बनाई हुई कमेटी है, इसको इस तरह चेंज कर दिया गया अदालत को बताए बगैर, अदालत के नोटिफिकेशन बनाए बगैर, तो इसकी एक दरखास्त तरीके पर ने जैसे कहा कि आप अदालत में दे सकते हैं और इसको प्रोब कर सकते हैं, इसको डिग आउट कर सकते हैं कि ये किस तरह बनाई गई थी और किसने बनाई थी, क्योंकि अगर अदालत का फैसला है तो वहाँ मौजूद होगा और अदालत ने उसको अगर फॉर्म किया है तो वो लिखत पढ़त में वहाँ लिखा हुआ मौजूद होगा, उसको देखा जा सकता है कि ये जो अभी नई कमेटी बनाई है ये आइन के मुताबिक नहीं है या ये अदालत के फैसले के मुतरादिफ है, तो इस पे बात हो सकती है। नाज़रीन, ये इकबाल टाउन का कब्रिस्तान था और आज सारी कब्रिस्तान की कहानी आपको बताई। जो इन अ नटशेल है, बॉटम लाइन है वो ये है कि जब भी लाहौर शहर में कहीं पर भी आप किसी सोसाइटी में घर लें तो सबसे पहले पता करें कि वहाँ का कब्रिस्तान कितना बड़ा है, क्योंकि कानून के मुताबिक एक सोसाइटी के पूरे रकबे का 2% होना चाहिए कब्रिस्तान को। तो कब्रिस्तान अगर 2% नहीं है तो प्लीज़ उस सोसाइटी में घर मत लें। मरना हम सब ने है, मौत पर हक है और उसके इंतजामात ना हो तो बड़े अफसोस की बात होती है। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है, आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा महंगाई की शोर मचा रहे हैं हम, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है, बाकी जो रोने वाले हैं पीछे रह जाते हैं। मरने पे कितने पैसे लगते हैं? जब आप जाते हैं किसी भी कब्रिस्तान में तो एक तो फीस है कब्रिस्तान की, उसके बाद कब्र की एलोकेशन की मद में आपसे पैसे लिए जाते हैं और आप सबको पता है कि पैसे लिए जाते हैं। अगर आप मियानी साहब में जाएं तो 10,000 अगर मियानी साहब कब्र का है तो उसके ऊपर 10 से 15,000 रुपये आपको वहाँ कब्र की मौजूद होने का लेना पड़ता है, यानी कि 20 से 25,000 रुपया कहीं नहीं जाता इस तमाम माजरे के अंदर। और अगर यही सारा कुछ हम करते रहे और जो लोग ये पैसे ले रहे हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सच में मरना भूल गए हैं। कब्र में किस मुँह से जाएंगे आप कि जब आप कब्र पर ही रिश्वत ले लेंगे? तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि ये काम बिल्कुल ना करें। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। ये बड़ा एक तल्ख हकीकत है लेकिन ये हकीकत है, इस हकीकत को तस्लीम करें, अपनी नज़रें ना चुराएं। और दूसरी गुजारिश मेरी साहिबान से है जिनकी फ़ोटोएँ यहाँ कब्रिस्तान के बाहर लगी हुई हैं, पता नहीं क्यों लगा देते हैं, कब्रिस्तान में क्यों सियासत करते हैं, क्या वजह बनती है? ये सियासत जो सी है ये हमने तो इसको, एक सियासत बड़ी अच्छी चीज़ होती है, सियासत जो सी होती है हकूक़ दिलवाने का ज़रिया होती है, लेकिन हमने यहाँ सियासत बदमाशी करने का ज़रिया बना लिया हुआ है। तो ये बदमाशी जो सी अब रोकनी पड़ेगी क्योंकि बदमाशों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।